हाँ जी, नमस्कार आप सभी को। आप सभी का स्वागत है अपने इस YouTube चैनल एड्यूरोही पर। मैं आपका अपना विजय भारत आप सभी का स्वागत करता हूं। करंट अफेयर्स सीरीज के अंतर्गत चलने वाली कक्षाएं आप सभी को सुबह 6 बजे प्रोवाइड करवा दी जाती हैं अपने इस YouTube चैनल एड्यूरोही ऑफिशियल पर। आज 23 जुलाई के दिन आप सभी का स्वागत है इस कक्षा में। करंट अफेयर्स एनालिसिस विद एमसीक्यूज, कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को हम कवर करने वाले हैं। उनकी एनालिसिस करते हुए आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी पूछेंगे। ये जो हमारी करंट अफेयर्स की न्यूज़ है वो हम द हिंदू न्यूज़पेपर से उठाते हैं या फिर जो ऑफिशियली पीआईबी के द्वारा पब्लिश की जाती हैं वो न्यूज़ हम उठाते हैं। ये आपकी कक्षा मंडे टू फ्राइडे रहती है, सैटरडे और संडे की आपकी छुट्टी रहती है। तो चलिए आपको बता देते हैं सबसे पहले कि आज इस कक्षा में हम क्या क्या बातें कवर करने वाले हैं। कैप्टन सुप्रीता सियाचिन ग्लेशियर में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है। इससे पहले सियाचिन ग्लेशियर में कोई भी महिला अधिकारी नहीं थी, ऐसा पहली बार हुआ है। और ये कारनामा किसने किया है? सुप्रीता ने। सुप्रीता के बारे में भी जानेंगे, सियाचिन ग्लेशियर के बारे में भी जानेंगे और आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी पूछेंगे। सरकारी कर्मचारियों के आरएसएस की गतिविधियों में भाग लेने पर प्रतिबंध हटाया गया। कहने का मतलब क्या है? जो कोई भी व्यक्ति अगर सरकारी पद पर कार्यरत है तो वो आज के बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की गतिविधियों में भाग ले सकता है। पहले इस पर प्रतिबंध लगाया गया था कि अगर कोई सरकारी पद पर कार्यरत है तो वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में नहीं जा सकता है, उनकी गतिविधियों में हिस्सा नहीं ले सकता। अभी हम जानेंगे कि आरएसएस क्या है, इसकी स्थापना किस प्रकार से हुई और भारतीय जनता पार्टी का जो सफर है वो किस प्रकार से इन्होंने तय किया। ठीक है। नकली सोना व्यापारी के घर के नीचे एक सुरंग मिली है। एक ऐसा व्यापारी जो नकली सोने का व्यापार करता है, इस प्रकार के आरोप हैं, उसी के घर के नीचे एक सुरंग पाई गई है पश्चिम बंगाल में। उसके बारे में भी जानेंगे हम, किस प्रकार से ये हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित एक मुद्दा है। ठीक है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने ट्वीट भी किया था, इसके बारे में बताया भी था। अगर आपको ये कक्षा पसंद आ जाए तो कक्षा को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि समय से पहले आपको इस कक्षा की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए जी, शुरुआत करते हैं हम पहली न्यूज से। मैसूरूज कैप्टन सुप्रीता बिकम्स फर्स्ट विमेन ऑफिसर टू बी डिप्लॉयड एट सियाचिन ग्लेशियर। मैसूर की कैप्टन सुप्रीता सियाचिन ग्लेशियर में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है। कैप्टन सुप्रीता के पिता थिरुमल्लेश हैं, जो कि मैसूर के पास तालकाड में पुलिस के उप निरीक्षक हैं। ठीक है। इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, सब इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत हैं इनके पिता तालकाड में। उन्होंने कहा कि उनकी बेटी ने दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र में सेवा देने से पहले कठोर प्रशिक्षण लिया है। ठीक है, प्रशिक्षण लिया है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। विश्व का सबसे ऊंचा बैटरफील्ड कौन सा है? तो आपको नाम लिख देना है सियाचिन ग्लेशियर का। सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र हमारे भारत में है। मैसूर की रहने वाली है कैप्टन सुप्रीता। सीटी सियाचिन ग्लेशियर में परिचालन के लिए तैनात हुई हैं ये। और सेना जैसे वायु रक्षा कोर की ये पहली महिला अधिकारी बनी है। ठीक है ना। कौन सी? कोर्प्स ऑफ आर्मी एयर डिफेंस। तो इनमें ये पहली अधिकारी बनी है। तो बाकी जो बातें हैं इनसे संबंधित आप और भी ज्यादा जानकारी हासिल कर सकते हैं। चलिए जी, यहाँ पर आप देख लीजिए ये कौन है? यही तो है सुप्रीता जिनकी हम बात कर रहे हैं। पहली महिला अधिकारी सियाचिन ग्लेशियर में तैनात होने वाली। ठीक है ना। चलो जी, अब जैसे अगर आपसे पूछा जाता है कि सियाचिन ग्लेशियर निम्नलिखित में से किस श्रेणी में स्थित है, तो आपके सामने दो ऑप्शंस यहां पर दिए गए हैं, बताने का प्रयास करेंगे। काराकोरम रेंज, पीर पंजाल रेंज।
या फिर एक और दो दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं? अगर आपने ऑप्शन सी टिक किया होगा तो आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है। सियाचिन ग्लेशियर काराकोरम रेंज और पीर पंजाल रेंज की जो श्रेणी है उसी में स्थित है। जब हम काराकोरम रेंज और पीर पंजाल रेंज की बात कर रहे होते हैं तो ये जो हमारा हिमालय रेंज है ना, उस हिमालय रेंज के उत्तर पश्चिम और दक्षिण में ये स्थित है। उत्तर पश्चिम और दक्षिण में स्थित है काराकोरम रेंज और पीर पंजाल रेंज। काराकोरम रेंज का बहुत बड़ा हिस्सा भारत और पाकिस्तान के बीच में जो विवादित क्षेत्र है, जिसे हम पीओके के नाम से जानते हैं, उस पीओके क्षेत्र में आता है। दोनों देश इस पर दावा करते हैं, लेकिन वास्तविक ये हमारी भूमि है, हमारे भारत की भूमि है। अब जैसे हम बात करते हैं काराकोरम रेंज की, तो काराकोरम रेंज 500 किलोमीटर की लंबाई के साथ पृथ्वी की कई सबसे बड़ी चोटियां इस पर आपको दिखाई दे जाएंगी। और आपने एक जरूर नाम सुना होगा K2 का। दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है K2, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 8,611 मीटर है। और ये कहां पर है? तो ये काराकोरम में तो ही है ना? तो काराकोरम रेंज में ही स्थित है ये। और ये कौन से क्षेत्र में है? पीओके में, जो कि एक विवादित क्षेत्र है। अभी हिंदू कुश की बात करते हैं। हिंदू कुश काराकोरम रेंज का एक विस्तार है जो कहां तक फैला हुआ है? अफगानिस्तान तक फैला हुआ है। वहीं जब हम पीर पंजाल रेंज की बात करते हैं तो भारत में हिमाचल प्रदेश से शुरू होकर हिमालय के दक्षिणी दिशा में स्थित है ये। और जम्मू कश्मीर के विवादित क्षेत्र के कौन से हिस्से में पड़ता है? उत्तर पश्चिम में ये देखने को आपको मिलेगा। क्लियर हुआ आपको ये पॉइंट? तो इस प्रकार ये जब हम सियाचिन ग्लेशियर की बात कर रहे हैं, कौन कौन सी श्रेणी में है ये, तो ऑप्शन बी नहीं लिखना है आपको, ना ही ऑप्शन ए टिक करना है, आपको ऑप्शन सी टिक करना है, क्योंकि दोनों ही पॉइंट आपके ठीक रहेंगे। आपने एक जरूर नाम सुना होगा गुलमर्ग। गुलमर्ग एक शहर है, एक बहुत ही बेहतरीन हिल स्टेशन। वो भी कहाँ है? यही हिमालय क्षेत्र में बना हुआ है। क्लियर हुआ आपको ये पॉइंट? बहुत बढ़िया। अब चलो चलते हैं हम नेक्स्ट न्यूज की तरफ। RSS praises मोदी गवर्नमेंट फॉर लिफ्टिंग बैन ऑन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज पार्टिसिपेशन इन संघ एक्टिविटीज। कुछ समय पहले आरएसएस पर इस रूप में प्रतिबंध लगाया गया था कि अगर कोई व्यक्ति सरकारी पद पर कार्यरत है तो वो आरएसएस की गतिविधियों में हिस्सा नहीं ले सकता। लेकिन अभी वर्तमान की भाजपा सरकार ने, यानी कि एनडीए सरकार बोलेंगे क्योंकि गठबंधन की सरकार बनी हुई है, तो वर्तमान की एनडीए सरकार ने आरएसएस पर यह प्रतिबंध हटा दिया है कि कोई अगर व्यक्ति सरकारी पद पर कार्यरत है तो वो इसमें हिस्सा ले सकता है। और आरएसएस ने सरकारी कर्मचारियों के संघ की गतिविधियों में भाग लेने पर प्रतिबंध हटाए जाने के बाद इस सरकार की प्रशंसा भी की है। और कुछ समय पहले इस पर ये रोक लगाई गई थी। तो जैसे हम बात करते हैं ये कब इन्होंने हटाया है प्रतिबंध? 22 जुलाई को, यानी कि कल की ही बात है। ठीक है। तो जैसे हम बात करें आरएसएस के एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है सुनील आम्बेकर, जो कि राष्ट्रीय प्रचार प्रभारी हैं। इन्होंने कहा कि संगठन पिछले 99 वर्षों से राष्ट्र के पुनर्निर्माण और समाज की सेवा में लगा हुआ है। ठीक है। तो इसके बारे में आपके क्या क्या विचार हैं आप बताएंगे। लेकिन जब हम बात करते हैं इस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सबसे शीर्ष अधिकारी की, जिसे हम क्या बोल देते हैं? सरसंघ चालक बोल देते हैं, सरसंघ चालक। तो वर्तमान में सरसंघ चालक कौन है? आपको यहां पर चित्र दिखाई दे रहा होगा। ये कौन है? डॉक्टर मोहन भागवत, डॉक्टर मोहन राव भागवत, आप इनका नाम लिख सकते हैं। तो ये वर्तमान में सरसंघ चालक की भूमिका निभा रहे हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब हुई थी, तो आपके सामने कई ऑप्शंस दिए गए हैं। आप बताने का प्रयास करेंगे कि इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका ठीक रहेगा। कई ऑप्शंस हैं यहाँ पर, जल्दी जल्दी से बताएंगे कौन सा ऑप्शन इनमें से ठीक रहेगा। अगर आपने इसमें लिखा होगा 1925 27 सितंबर, तो आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 27 सितंबर 1925 को हुई थी। दशहरे के दिन, विजयदशमी के दिन इसकी स्थापना हुई। कहां पर हुई थी?
नागपुर में हुई। और ये नागपुर किस राज्य का महत्वपूर्ण हिस्सा है, तो आप कहेंगे कि ये महाराष्ट्र में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है नागपुर। वहीं से इस आरएसएस की स्थापना हुई। आरएसएस ने शुरुआती दौर में तो लोगों के बीच में काम करना प्रारंभ किया। धीरे धीरे इनको लगा कि हमें राजनीति में भी अपने लोगों को भेजना चाहिए। इसी वजह से कई पार्टियां भी बनी। शुरुआती दौर में हम बात करते हैं जनसंघ की, तो जनसंघ इसी आरएसएस की ही देन है। करते करते फिर जनता पार्टी और फिर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं। ठीक है, तो यहां पर आप ये चित्र देख पा रहे होंगे। आरएसएस की स्थापना किसने की थी, तो नाम आता है डॉक्टर केशवराम बली राम हेडगेवार, केशव राव लिखा जाता है। तो ये कौन थे, ये इस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक थे। 1925 में इसकी स्थापना की गई थी दशहरे के दिन। और ये जो साथी आपको दिखाई दे रहे हैं, ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शुरुआती सदस्य थे, जिनकी बदौलत इस आरएसएस की स्थापना की गई थी। ठीक है ना। हालांकि ये जो डॉक्टर केशवराव बलीराम हेडगेवार थे, इनकी मृत्यु 1940 में हो गई थी। बाद में दूसरे सरसंघ चालक बने थे माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर, जो गुरुजी के नाम से प्रसिद्ध हुए। उसके बाद में मधुकर दत्तात्रेय देवरस आए, फिर राजेंद्र सिंह तोमर आए। और इस प्रकार से जो समय बीतता चला गया इनमें। ठीक है, और फिर एक व्यक्ति आए कुपाहाली सीतारमैया सुदर्शन। उनके बाद में आए डॉक्टर मोहन राव भागवत, जिनकी हम बात कर रहे हैं। और ये कौन से नंबर के हैं सरसंघ चालक आरएसएस के, तो ये छठे सरसंघ चालक हैं। इनसे पहले 5 सरसंघ चालक हो चुके हैं। तो यहां पर जैसे हम बात करते हैं दूसरे सरसंघ चालक की, जो कि गुरुजी के नाम से प्रसिद्ध हुए, जिनका मूल नाम क्या था, माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर, जो कि 1906 से लेकर 1973 तक रहे थे। ठीक है ना। हालांकि सरसंघ चालक की भूमिका इन्होंने कब से निभानी शुरू की थी, 1940 में। और 1973 तक ये सरसंघ चालक रहे। गुरुजी की ही बदौलत श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने किसकी स्थापना की थी, जनसंघ की स्थापना की थी। जैसे अखिल भारतीय जनसंघ का नाम हम दे देते हैं। और जनसंघ ने सबसे पहले जो लोकसभा के चुनाव हुए थे 1951-52 में, उनमें भी क्या किया था, पार्टिसिपेट किया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय जनसंघ की स्थापना कब की गई थी, तो आप कमेंट में बताने का प्रयास करेंगे जल्दी से। भारतीय जनसंघ की स्थापना तो मैंने आपको बता दिया, किसका नाम आता है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वितीय सरसंघ चालक गुरुजी के सानिध्य से इसकी स्थापना की थी। ठीक है ना। पहले ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित थे, लेकिन इन्होंने केंद्रीय उद्योग मंत्री से क्या कर दिया था, इस्तीफा दे दिया था। बाद में गुरुजी से मिले और जनसंघ के गठन की रणनीति तैयार की, और फिर इन्होंने इसकी स्थापना भी कर दी। और जैसे हम बात करते हैं कब हुई थी इसकी स्थापना, अगर आपने लिखा होगा ना 21 अक्टूबर 1951, तो आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है। और फिर स्थापना होने के बाद इलेक्शन शुरू हो गए थे 1951-52 में। पहले आम चुनाव हुए। इन आम चुनावों में जनसंघ के कई कैंडिडेट खड़े हुए, और इनमें से 3 कैंडिडेट जीत कर आए थे। और वो 3 कैंडिडेट कौन कौन से थे, 2 कैंडिडेट थे जो थे ना, वो तो थे पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल के 2 कैंडिडेट कौन कौन से थे, एक का तो नाम आता है पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिनकी हम बात कर रहे हैं। ये कोलकाता साउथ ईस्ट सीट से जीत कर आए थे। ठीक है। वहीं जब हम पश्चिम बंगाल की दूसरी सीट की बात करते हैं, तो मिदनापुर नाम की एक सीट हुआ करती थी। वहां पे कौन जीत कर आए, दुर्गाचरण बनर्जी नाम के एक व्यक्ति जो थे, वो जीत कर आए। तो ये तो पश्चिम बंगाल की 2 सीटें हुई, और एक सीट उस समय राजस्थान की थी, जहां पर इन्होंने जीत हासिल की। और वो व्यक्ति कौन थे, तो नाम आता है उमा शंकर त्रिवेदी का। उमा शंकर त्रिवेदी राजस्थान की कौन सी सीट से जीत कर आए थे, तो चित्तौड़ सीट उसका नाम आता है। ठीक है ना। तो प्रथम ये जो चुनाव हुए 1951-52 में, प्रथम लोकसभा का गठन कब किया गया था, 17 अप्रैल 1952 को। यहां पर लिख भी देते हैं आपके लिए,
17 अप्रैल 1952 को प्रथम लोकसभा का गठन हुआ और इस प्रथम लोकसभा का प्रथम सत्र कब शुरू हुआ था? 13 मई 1952 को शुरू हुआ। लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन बना? तो आपको पता होना चाहिए, जीवी मावलंकर। और उपाध्यक्ष कौन बने थे? एम अयंगर नाम के व्यक्ति। इसी जनसंघ के कई मुख्य मुद्दे थे, जैसे देश में समान नागरिक संहिता लागू करना, लेकिन अब तक वो लागू नहीं हो पाया है। गो हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध होना चाहिए, ये मुद्दा भी अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाया है। जम्मू कश्मीर से धारा 370 को खत्म करना, ये भारतीय जनसंघ के मुख्य मुद्दों में से एक मुद्दा था, जिसे 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने कंप्लीट किया था। ठीक है। और धारा 370 वहां से हटाने के बाद जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में तोड़ दिया गया, जिसमें से एक हम मानते हैं जम्मू एंड कश्मीर और दूसरा है आपका लद्दाख यूटी। ठीक है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। समय बीतता चला गया और भारतीय जनसंघ के कैंडिडेट जो थे वो अपना कार्य करते रहे। धीरे धीरे आपको पता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रभुत्व बना रहा और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से पीएम कौन बनी हुई थी उस समय? तो नाम आता है इंदिरा गांधी का। इंदिरा गांधी पहली भारतीय महिला प्रधानमंत्री रही हमारे भारत की। और इंदिरा गांधी के समय में आपको पता है इमरजेंसी लगी थी 1975 से लेकर 1977 तक। 25 जून 1975 को ये घोषणा की गई थी कि इमरजेंसी लागू की जाती है। ठीक है। तो ये इमरजेंसी जब लागू की गई तो सभी लोग इसके विपक्ष में थे। जितनी भी विपक्षी पार्टियां थी उन्होंने कहा कि हम एक अलग से पार्टी बना लेते हैं, एक साथ आ जाते हैं, गठबंधन टाइप में कुछ ऐसा करते हैं जिससे हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की इस इंदिरा गांधी को हटा सकें। फिर सभी इकट्ठे हुए, सभी ने जनता पार्टी की स्थापना कर दी। और वो जनता पार्टी की स्थापना किसके नेतृत्व में हुई थी वो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, तो वो बताएंगे आप। लेकिन एडिशन में एक बात बताता हूं मैं आपको। अभी मैंने क्या बताया था? 25 जून से लेकर 25 जून 1975 से लेकर 1977 21 मार्च तक ये इमरजेंसी लागू की गई। हाल ही में अभी एक प्रस्ताव पारित हुआ है। 25 जून को कौन सा दिवस मनाया जाएगा? इस दिन क्या मनाया जाएगा? संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा। यानी कि इस दिन संविधान की हत्या की गई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा, ऐसा कहना है वर्तमान की सरकार का। अगर आपने लिखा होगा ना इसमें जयप्रकाश नारायण, तो आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है। जनता पार्टी की स्थापना कई पार्टियों ने मिलकर की थी। किसके नेतृत्व में? जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में। जनता पार्टी के कई धड़े बने हुए थे, जैसे मुरारजी देसाई और चौधरी चरण सिंह और राजनारायण एक तरफ से आए थे, बाबू जगजीवन राम भी थे। जनसंघ से आए हुए कुछ नेताओं में से जैसे हम बात करें अटल बिहारी वाजपेयी की, लाल कृष्ण आडवाणी की, है ना। तो जनता पार्टी फिर सत्ता में तो आ गई, इंदिरा गांधी को हरा भी दिया, जनता पार्टी की सरकार भी बन गई और मोरारजी देसाई जो थे वो इसमें क्या बने? पहले प्रधानमंत्री बने। मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जनता पार्टी की जो सरकार बनी उसमें विदेश मंत्री कौन बनाए गए? अटल बिहारी वाजपेयी। और सूचना और प्रसारण मंत्री कौन बनाए गए? लाल कृष्ण आडवाणी। ठीक है। तो इस प्रकार करते करते समय बीतता चला गया। 1978 में एक समाजवादी नेता हुआ करते थे मधु लिम्मे, उन्होंने दोहरी सदस्यता का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा जो भी लोग जनसंघ से आए हैं यानी कि आरएसएस से आए हुए हैं उनको एक सदस्य रखनी है, चाहे वो जनता पार्टी के सदस्य बनकर रहें चाहे वो आरएसएस के बनकर रहें। लेकिन उस समय जो नेता थे अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी, उन्होंने कहा कि हम सदस्यता नहीं त्यागेंगे। इसी के बदौलत जनता पार्टी में फूट पड़ गई और जनता पार्टी का भी बंटवारा हो गया। कभी तो इन्होंने इंदिरा गांधी के खिलाफ इकट्ठा होने का ये प्रण लिया था, लेकिन बाद में जब इन्होंने इंदिरा गांधी को हरा दिया, जनता पार्टी की सरकार बन गई, फिर इनके आपस में टकराव होने लगे और जनता पार्टी का विघटन हो गया। और उसमें लोकदल के एक नेता थे चौधरी चरण सिंह, कांग्रेस के समर्थन से वो पीएम बने, फिर 1980 तक रहे। करते करते फिर आपको पता है इंदिरा गांधी दोबारा से सत्ता में आई थी
1980 से 1984 तक वो रही और बाद में उनकी हत्या कर दी गई थी। इसी बीच में क्या हुआ था, जनता पार्टी से अलग होकर जो हमारे नेता थे अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी, उन्होंने कहा कि हम सदस्यता नहीं त्यागेंगे आरएसएस की, और इन्होंने फिर क्या कर दिया, बीजेपी की स्थापना कर दी, जिसे हम वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी कहते हैं। इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, जगत प्रकाश नड्डा, है ना। और इसके नेता कौन है, मुख्य नेता, तो आप कहेंगे नरेंद्र मोदी। तो जनता पार्टी से भारतीय जनता पार्टी जो अस्तित्व में कब आई थी, अगर आपने लिखा होगा ना 6 अप्रैल 1980, तो आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है। बीजेपी की स्थापना मुख्य रूप से किसने की थी, तो नाम आता है अटल बिहारी वाजपेयी का। अटल बिहारी वाजपेयी के साथी कौन थे इसमें, लाल कृष्ण आडवाणी थे। जब इस भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की गई तो इस भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो लोकसभा चुनाव हुए थे उसमें कैंडिडेट उतारे गए, लेकिन अब संख्या कितनी बन गई थी, इसमें कितने सांसद बने, 2 सांसद चुनकर आए थे। जब जनसंघ बना था तो कितने सांसद बने थे, 3 बने थे, है ना। ये जो 2 सांसद थे कहां कहां से बने थे, एक तो गुजरात में मेहसाणा सीट से जीते थे के पटेल नाम के व्यक्ति, और एक आंध्र प्रदेश से जीतकर आए थे हनमकोडा सीट से, उनका नाम था सी जंगा रेड्डी, है ना। तो ये इस प्रकार आपको ये बातें ध्यान में रखनी है। और अटल बिहारी वाजपेयी इसके पहले अध्यक्ष बने, इनके बाद में जो लाल कृष्ण आडवाणी थे वो बने, ठीक है ना। और लाल कृष्ण आडवाणी तो बहुत बार भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के रूप में बने रहे। और इस पार्टी की स्थापना कहां पर की गई थी, दिल्ली में फिरोज शाह कोटला मैदान में। और वर्तमान की तरफ से अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने कितनी सीटें जीती है इन लोकसभा चुनाव में, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। कितनी सीटें जीती, 240, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। और एनडीए की बात करते हैं तो एनडीए का अभी गठबंधन बना हुआ है, सत्ता में आपको पता है बरकरार हैं सभी। तो ये एक कहानी के रूप में मैंने आपको समझाया है कि किस प्रकार ये आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी का संबंध रहा, और बीच में आरएसएस पर कई प्रतिबंध भी लगते गए और बाद में प्रतिबंध हटते भी चले गए। और एक प्रतिबंध ये था कि इसमें अगर कोई भी सरकारी कर्मचारी है तो वो इसमें हिस्सा नहीं ले सकता। लेकिन वर्तमान की भारतीय सरकार ने क्या किया है, इन्होंने कहा है कि अगर कोई सरकारी पद पर कार्यरत है तो वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की गतिविधियों में हिस्सा ले सकता है। अब आप इस पर निष्कर्ष निकालिए, क्या ये उचित है, क्या बाकी संगठन सोचेंगे कि क्या हमें करना चाहिए, क्या उनके मन में भी ये चीजें आ रही होंगी। विरोध तो देखो कर ही रहे हैं, सभी विपक्षी पार्टियां इसका विरोध कर ही रही हैं, है ना। चलिए जी, अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज। नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न, बंगाल गवर्नर सीवी आनंद बोस कंसर्न अबाउट डिस्कवरी ऑफ टनल अंडर हाउस ऑफ फेक गोल्ड डीलर। राष्ट्रीय सुरक्षा चिंता, नकली सोने के डीलर के घर के नीचे एक सुरंग मिली है, और वो सुरंग मिलने से बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस बड़े चिंतित हैं। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने दक्षिणी 24 परगना जिले में एक कथित नकली सोने की मूर्ति वाले डीलर के घर के नीचे सुरंग मिलने पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने ये कहा कि ये एक राष्ट्रीय सुरक्षा चिंता है। हालांकि ये जो सुरंग है वो तो 15 जुलाई को क्या कर ली गई थी, खोज ली गई थी। और ये जो सुरंग है वो कहाँ निकलती है, मतला नदी में बहने वाली एक नजदीकी नहर से ये जुड़ती है। और इन्होंने परसों यानी कि 21 तारीख को पोस्ट किया था एक्स पर, और इस प्रकार इन्होंने जानकारी दी कि इसका किस प्रकार से अस्तित्व है, और इसका जो अस्तित्व है ये कितना हमारे लिए खतरनाक हो सकता है, क्योंकि भारत और बांग्लादेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा वहां पर स्थित है, ठीक है ना। तो ये पॉइंट हमें ध्यान में रखना चाहिए इनसे संबंधित। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कौन है, यही तो हैं वहाँ के राज्यपाल जिनकी हम बात कर रहे हैं, जिन्होंने ये पोस्ट किया था। पश्चिम बंगाल के बारे में थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे। पश्चिम बंगाल का जो ये परगना है, ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, यही है वो जिसे हम 24 परगना जिला के नाम से जानते हैं। यहीं पर ये मिली है एक सुरंग,
एक नकली सोने की मूर्ति का सौदा करने वाले व्यापारी के घर पे ये मिली है। इन पर ये अपराध है, जिस व्यक्ति के घर पे मिली है, आपराधिक यानी कि एक उन पर आरोप लगाया है गया है कि उन्होंने भगवान की मूर्ति बेची थी, उसके नाम पर धोखाधड़ी की गई। उसी व्यक्ति से ये बातें अब पूछी जाएंगी या किस प्रकार से इसकी कहानी बनती है वो आपको पता लग जाएगा। और उसका नाम क्या है, जिस व्यक्ति की बात हो रही है उसका नाम है सद्दाम। और ऐसा कहा जाता है कि सद्दाम को जब भी पकड़ने के लिए जाते थे तो सद्दाम इसी रास्ते से बाहर भाग निकलता था। ठीक है ना। तो ये पॉइंट जैसे हमें ध्यान में रखना है कि ये जो सुरंग है, उस सुरंग का अस्तित्व कहाँ तक है। तो सुंदरबन में मतला नदी नाम से एक नदी है, मतला नदी में बहने वाली एक नजदीकी नहर की ओर ये आपको सुरंग बाहर देखने को मिलेगी। ठीक है। अब जैसे पश्चिम बंगाल के वर्तमान में मुख्यमंत्री के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो आप किसका नाम लिखेंगे। अगर आपने लिखा होगा ना इसमें ममता बनर्जी का नाम, तो आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है। ए रेवंत रेड्डी का नाम अगर आपने सुना है तो ये कहाँ के सीएम है, तो ये वर्तमान में तेलंगाना के सीएम हैं। तेलंगाना कभी आंध्र प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था और ये 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग हो गया। ठीक है। और वर्तमान में इस तेलंगाना के सीएम कौन है, ए रेवंत रेड्डी। और तेलंगाना की राजधानी क्या है, तो आपको पता होना चाहिए हैदराबाद, जो कि आर्थिक दृष्टि से बड़ा ही संपन्न क्षेत्र है। ये हैदराबाद कभी आंध्र प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था, यानी कि उनकी आर्थिक अर्थव्यवस्था बहुत बेहतरीन थी। और जब ये हैदराबाद उनसे छिन गया 2014 में और इसे तेलंगाना को दे दिया गया, उसके बाद में आंध्र प्रदेश के लोग जो हैं वो स्पेशल स्टेटस की मांग करने लगे, जैसा कि मैंने आपको कल की न्यूज में बताया भी था। पश्चिम बंगाल की बात की जाए तो पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है, तो आप कहेंगे कोलकाता है। मणिक साहा का जिक्र आपने सुना होगा न्यूज में। ये वर्तमान में कहाँ के सीएम हैं, तो वर्तमान में ये त्रिपुरा के सीएम हैं। और त्रिपुरा की राजधानी क्या है, तो आपने बखूबी नाम सुना होगा अगरतला का। तो अगरतला जो है वो किसकी राजधानी है, त्रिपुरा की। ठीक हुआ आपको ये पॉइंट। एम के स्टालिन की बात की जाती है तो वर्तमान में ये कहाँ के सीएम है, तमिलनाडु के हैं। अब जैसे हम बात करें तमिलनाडु की राजधानी के बारे में, ये क्वेश्चन आप कमेंट में बता दीजिएगा कि तमिलनाडु की राजधानी कौन सी है। अगर आपको ये कक्षा पसंद आई है तो कक्षा को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर दीजिए। अगर आपने अभी तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि समय से पहले आपको इस कक्षा की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आपको इस कक्षा की PDF टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, वहां से आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। जो भी महत्वपूर्ण कोई क्वेश्चन रहता है उसके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और साथ में जो भी कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है, ट्रेंडिंग टॉपिक, उस पर अगर कोई वीडियो बनाई जाती है तो उस वीडियो का लिंक आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाता है। ये तो बात हुई इन दो चैनल्स के बारे में, जैसे कि यूट्यूब चैनल की बात हो गई और टेलीग्राम चैनल की बात हो गई। इनके अलावा आप हमें अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं, जैसे कि फेसबुक, मोज, हिप्पी, शेयर चैट, जोश, इंस्टाग्राम, ट्विटर, एक्स, व्हाट्सअप चैनल एटसेट्रा। बशर्ते आपको सर्च करना है एड्यूरोही24। बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बने रहिए हमारे साथ एड्यूरोही ऑफिशियल के साथ। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ते रहें, खेलते रहें और खिलखिलाते रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।